हाँ बच्चों, आपका स्वागत है मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में। माई सेल्फ रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों, हम सीखेंगे फिजिक्स, यानी आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी। फिजिक्स, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, फिजिक्स में सबसे पहले टॉपिक अपन पढ़ेंगे वेक्टर को। किसको पढ़ेंगे? वेक्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर मतलब सदिश। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर क्या बेस है आपका फिजिक्स का, क्लियर? पहले अपन किसको पढ़ेंगे? वेक्टर को कवर करेंगे। तो देखिए, तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर, ठीक है। वेक्टर मतलब क्या हो गया? सदिश, क्लियर? तो बच्चों सदिश क्या होता है? सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियों का मतलब क्या है? किसी भी भौतिक राशि में, कोई भी भौतिक राशि हमारे पास हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हो, तो उसमें बच्चों एक तो होता है परिमाण। क्या होता है? परिमाण होता है। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, क्लियर है? अगर परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, डायरेक्शन भी हो, परिमाण के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो, और वो सदिश योग के नियम, सदिश योग के नियमों की क्या करें? पालना करें, ठीक है। सदिशों को जोड़ने के, सदिशों को योग करने के कुछ रूल्स होते हैं, यानी रूल्स ऑफ वेक्टर सम। रूल्स ऑफ वेक्टर सम या एडिशन, उनकी पालना करें तो इस राशि को हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये हो जाएगी हमारी कौन सी राशि? सदिश राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर? तो वेक्टर थोड़ा बेसिक अपन पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर से मतलब क्या हुआ कि परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए, और वो सदिश योग के नियमों की क्या करे? पालना करे। सदिश योग के नियम पढ़ेंगे, जैसे अपन त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल लो, समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, और बहुभुज का नियम। ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, और बहुभुज का नियम। तो इनकी वो पालना करें तो उस राशि को हम क्या बोल देते हैं? सदिश बोल देते हैं, क्लियर है? तो सदिश का मतलब क्या हो गया? भाई परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए, और सदिश योग के नियमों का वो पालन करें। वो क्या, कौन सी राशि कहलाती है? सदिश। जैसे विस्थापन, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। वेग, ठीक है, त्वरण, आवेग, बल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इंपल्स और फोर्स। तो ये जो राशियां हैं वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं, क्लियर है? अब हम अदिशों की बात करें। अदिश का मतलब क्या हो जाएगा? अदिश राशि, अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश राशि की बात करें तो आपसे पूछे भी कौन सी राशि अदिश होती है? विच क्वांटिटी इज स्केलर? तो अदिश का मतलब क्या होगा कि हमें केवल परिमाण की जरूरत है। हमें केवल किसकी आवश्यकता है बच्चों? मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, ठीक है। वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब दिस क्वांटिटी, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि वो होती है जिसको समझने के लिए, जिसका अध्ययन करने के लिए हमें केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि, क्लियर है? अब बात आती है अदिशों का सम कैसे करें।
अदिशों को जोड़े कैसे? तो अदिशों को जोड़ने का मतलब कैसा जोड़ करना है? एल्जेब्रिक सम करना है। ठीक है बच्चों, कैसा सम करेंगे? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक मतलब बीज गणितीय योग। कैसा योग करेंगे? बीज गणितीय योग। जैसे अपन सिंबल मैथमेटिक्स में करते हैं, तो अगर हमें स्केलर क्वांटिटी को सम अप करना है, एडिशन करना है, तो हम कैसा सम करेंगे? एल्जेब्रिक सम करेंगे, यानी बीज गणितीय योग, यानी विद साइन, यानी चिन्ह सहित, चिन्ह सहित। क्लियर है? तो केवल हमें परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो क्या कहलाती है बच्चों? अदिश राशि। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये पूछ भी लेते हैं कि जो हमारी एक भौतिक राशि है धारा, यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो धारा कौन सी राशि है? ऑप्शन आ जाए आपके पास कि भाई धारा सदिश है, या अदिश है, या एक और पढ़ेंगे अपन प्रदिश है, या नन ऑफ द अबोव। तो धारा कौन सी राशि है? अब धारा की बात करें, हम विद्युत धारा की बात करें, तो धारा में आपको पता है बच्चों परिमाण भी होता है। ठीक है, किसी तार में जब धारा बहेगी, करंट फ्लो होगा, तो कुछ ना कुछ एम्पियर में होगा उसकी वैल्यू, तो उसकी परिमाण भी है हमारे पास, और धारा की दिशा भी होती है। धारा कहां से कहां बहती है? प्लस से माइनस की ओर, यानी इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। तो धारा में परिमाण भी है और धारा में दिशा भी है, लेकिन धारा फिर भी सदिश राशि नहीं होती। एक ऐसी राशि होती है अदिश राशि, यानी धारा कैसी राशि होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसका जो कारण है वो क्या है कि धारा जो है वो सदिश योग के नियमों का, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। क्लियर है? धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, यानी इसका जो अपन योग करते हैं वो बीजगणित के हिसाब से करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं, ना कि वेक्टर सम। तो धारा ध्यान रखें आप कि धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कारण क्या है इसका? परिमाण भी है, दिशा भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इट डज नॉट ओबे द रूल ऑफ वेक्टर सम। सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, तो धारा कैसी राशि हो जाएगी बच्चों? अदिश राशि। क्लियर है? तो इसमें अपन एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? अदिश राशियों में स्केलर क्वांटिटी, जैसे दूरी, डिस्टेंस। दूरी कैसी राशि होगी? अदिश। चार्ज, आवेश, टाइम, समय। ठीक है? चाल, स्पीड। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल। तो इनको समझने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए हमें केवल किसकी जरूरत पड़ती है? केवल मैग्नीट्यूड, यानी हमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू की जरूरत पड़ती है। न्यूमेरिक वैल्यू यानी परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये था बच्चों स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। तो बच्चों देखो, हमने वेक्टर और स्केलर हमने पढ़ लिया है। तो नाउ वी विल स्टडी थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटी विच इज टेंसर। क्या बोलते हैं इसको? टेंसर बोलते हैं। टेंसर का मतलब क्या हुआ? प्रदिश, प्रदिश राशि। तो वेक्टर हमने पढ़ लिया, स्केलर हमने पढ़ लिया। टेंसर क्या होता है? प्रदिश राशि क्या होती है? टेंसर का मतलब क्या है? स्वयं की कोई दिशा नहीं है, स्वयं की कोई दिशा नहीं होती। ठीक है? टेंसर क्वांटिटी डजंट हैव इट्स ओन डायरेक्शन, डजंट हैव इट्स ओन डायरेक्शन।
स्वयं की कोई दिशा नहीं होती, बट द वैल्यू ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वांटिटी, but the value of these type of quantity are distinct in distinct direction. क्लियर है? टेंसर का मतलब यह हुआ कि इसकी स्वयं की तो कोई दिशा नहीं होती, स्वयं की कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी, यानी जो टेंसर राशियां हैं उनकी अलग अलग डायरेक्शंस में वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेंसर। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं इसको? जड़त्व आघूर्ण। क्या बोलेंगे बच्चों? जड़त्व आघूर्ण। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये मैंने कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, कोई निर्देश तंत्र लिया, x, y एंड दिस इज z। तो अगर मान लो कोई पार्टिकल मेरे पास है जिसका मास कितना है m, अगर मैं इस पार्टिकल का x के रेस्पेक्ट में निकालूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किससे शो करते हैं बच्चों? I से, कैपिटल I। अगर मैं इस पार्टिकल का y के रेस्पेक्ट में निकालूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iy, अगर मैं इस पार्टिकल का z डायरेक्शन में निकालूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज Iz, तो Ix डज नॉट इक्वल Iy डज नॉट इक्वल Iz, यानी Ix, Iy, Iz की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन हमारी राशि एक थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह की जो क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हर डायरेक्शन में अलग अलग होता है, स्वयं की कोई डायरेक्शन नहीं होती, हम नहीं कह सकते कि इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी डायरेक्शन में, x में है कि y में है कि z में है, क्योंकि x में कुछ अलग वैल्यू है, y में कुछ अलग वैल्यू है, z में कुछ अलग वैल्यूज हैं। तो इस तरह की जो क्वांटिटी है, जो राशियां हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रदिश राशियां। क्लियर है? आगे चलें। अब देखो बच्चों, हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, वेक्टर्स को जोड़ना सीखेंगे। सदिशों का योग, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा काम में आता है, तो इनको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना है, यानी क्वेश्चन में आपको 100% इस टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो सबसे पहले जो मैं एक फंडामेंटल लॉ लेके चल रहा हूं उसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर लॉ, यानी त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम। क्लियर है? सदिशों का योग करने के, देखो बच्चों, अदिशों का जो योग होता है, जो स्केलर क्वांटिटी का समअप होता है, वो तो कैसा होता है? एल्जेब्रिक होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसा होता है? एल्जेब्रिक, यानी बीजगणितीय। क्लियर? लेकिन सदिशों का जो हम सम करेंगे वो कुछ नियमों के हिसाब से करेंगे। तो पहले हम जो नियम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? ट्रायंगुलर लॉ, यानी त्रिभुज का नियम। ठीक है? सपोज करो वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है? और ये जो दो सदिश हैं वो किसी ट्रायंगुलर की इस तरह भुजाओं को शो कर रहे हैं। सपोज करो ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर कौन सा बच्चों? बी। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया? बी। अब क्वेश्चन ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर यानी परिणामी सदिश, परिणामी सदिश। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यह हमारा क्वेश्चन है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी इन दोनों सदिशों का जो सम अप करें, रिजल्टेंट निकालें, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यह हमें पढ़ना है। क्लियर? तो अगर मान लो दो वेक्टर, दो सदिश किसी ट्रायंगुलर की, किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें,
क्रमागत भुजा, कंसिक्यूटिव साइड्स, क्रमागत भुजाएं। यदि दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें तो बच्चों ये वाली जो लास्ट साइड है, ये जो अंतिम भुजा है, ये परिणामी वेक्टर को शो करती है a प्लस बी, लेकिन कैसे क्रम में? विपरीत क्रम में। समझ गए? ये डायरेक्शन मान लो o से p, o से b, ये क्या हो गया p टू q, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है वो क्या होगी? OQ। देखो वेक्टर a की डायरेक्शन क्या है? OP, O से P, O टेल P हेड, यानी O से P चल रहा है। और वेक्टर B की डायरेक्शन क्या है? P टू Q, P से Q चल रहा है। ये जो वेक्टर R हमारे पास है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट विल बी फ्रॉम O टू Q, यानी ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी परिणामी सदिश। तो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो ये होता है ट्रायंगुलर लॉ। तो ध्यान रखें आप कि दो भुजा जो हैं, दो वेक्टर जो हैं, वो तो क्रम में होने चाहिए, सीक्वेंशियल होने चाहिए। तो A और B तो सीक्वेंशियल हो गए, जो इनका परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो अपोजिट सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी विपरीत क्रम में होना चाहिए। इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ। तो हमारा जो परिणामी सदिश है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो क्या हो गया? A प्लस B। क्लियर है? वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस B। सेकंड लेके चले। तो सेकंड बच्चों, सदिशों को योग करने के, जोड़ना का, जो एडिशन करने का, सम अप करने का दूसरा नियम, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है? लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, समांतर चतुर्भुज का नियम, क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है? तो देखो त्रिभुज के नियम में तो सीक्वेंशियल साइड्स थी, सीक्वेंशियल वेक्टर थे। यहां पर क्या है कि अगर दो वेक्टर इस तरह हो, ये वेक्टर क्या हो? A, और ये वाला वेक्टर क्या हो? B, इस तरह के वेक्टर हमारे पास हो, जो A के इंटरसेक्शन कर रहे हैं एक पॉइंट पर, इसको नाम दे दिया मैंने O। तो मान लो ये वेक्टर A है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, A वेक्टर OP डायरेक्शन में, और ये मान लो B वेक्टर, ये हो गया बच्चों OQ डायरेक्शन में। तो अगर ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, दो वेक्टर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ट्रायंगुलर लॉ में क्या था? इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, ये वेक्टर अलग था A वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर क्या था? B। ये सीक्वेंशियल थे। ये कैसे वेक्टर थे? सीक्वेंशियल। लेकिन अगर दो वेक्टर एक पॉइंट पर कोइंसाइड करें, इंटरसेक्शन करें, एक पॉइंट से गुजरे, यानी इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम हो, वेक्टर A भी पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा है और वेक्टर B भी पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा है, तो कहने का मतलब यह हुआ, अगर दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को व्यक्त करें, इन भुजाओं को क्या बोलते हैं? आसन भुजाओं। तो ये जो विकर्ण है, जो इसी पॉइंट से गुजरना चाहिए, जहां से दोनों वेक्टर गुजर रहे हैं वो उसी पॉइंट से पास होना चाहिए, तो ये जो विकर्ण होगा ये किसको शो करेगा? परिणामी सदिश को। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज R एंड R विल बी वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है? R इज इक्वल टू A प्लस B। तो ये क्या हो गया बच्चों? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कि दो वेक्टर हमारे पास हैं जो एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट एक पॉइंट से है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा, यानी वो भी कहां से गुजरेगा? जहां से दोनों वेक्टर गुजर रहे थे, पास हो रहे थे। तो R इज इक्वल टू A प्लस B। ठीक है? तो अब इसका हम क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। ठीक है? तो देखिए, तो हमारे पास इस तरह समांतर चतुर्भुज था, तो सपोज करो ये मेरे पास था वेक्टर P और ये क्या था बच्चों? वेक्टर Q, OABC। क्लियर है? और मैं कह रहा हूं कि दोनों जो वेक्टर हैं वो थीटा एंगल पर हैं। ठीक है? और ये जो परिणामी सदिश है R,
विच इज ए पी प्लस क्यू, पी और क्यू लिया है मैंने, तो पी प्लस क्यू। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वेक्टर पी के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या निकालेंगे बच्चों, डायरेक्शन। तो मैंने क्या करा, यहां से एक लंब डाला, इस वाले इस साइड OA को मैंने आगे की तरफ बढ़ाया और यहां से मैंने एक 90 डिग्री का लंब डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको मैं सपोज करो नाम दे दूं D, क्लियर है। अब ये हमारा पैरेललोग्राम है तो ये वेक्टर P होगा, तो ये भी वेक्टर P होगा, यानी इसकी डायरेक्शन भी ये होगी। और ये वेक्टर Q है तो ये भी किसको शो करेगा बच्चों, वेक्टर Q को, इस तरह, क्लियर। ये P इसके से पैरेलल हो गया और ये वाला Q ये इसके पैरेलल। तो बच्चों आप देख रहे हो यहां एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ODB। तो समकोण त्रिभुज ODB की मैं बात करूं, ODB में, तो आप देख रहे हैं OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ठीक है। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन OB स्क्वायर की बात करें, OD का मतलब क्या हो गया, OA प्लस AD का होल स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, क्लियर है। तो OA की वैल्यू तो हमें पता है, OA हमारे पास कितना है, देखो OB स्क्वायर, OB तो क्या हो गया बच्चों, R स्क्वायर, OA कितना है P प्लस AD कितना होगा, ये Q है ये थीटा है। तो इस दिशा में, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, Q cos थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, Q sin थीटा। Q का AD डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा Q cos थीटा और जो DB डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, Q sin थीटा, ये हमें पता है। तो AD की वैल्यू क्या हो गई, Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और DB कितना हो गया, Q sin थीटा का होल स्क्वायर, Q sin थीटा का होल स्क्वायर। तो लेट्स सॉल्व इट। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B के होल स्क्वायर से खोलें, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB यानी 2PQ cos थीटा, क्लियर है, प्लस Q sin थीटा का होल स्क्वायर, Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से जो R स्क्वायर हमें मिलेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉमन आ रहा है, Q स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा, तो 2PQ cos ऑफ थीटा। तो बच्चों यहां से जो मैग्नीट्यूड ऑफ R है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ R है उसकी वैल्यू हमें क्या मिली, अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। थीटा किससे बीच में एंगल है, P और Q के मध्य एंगल है। अब मान लो डायरेक्शन की बात करें, इस डायरेक्शन की बात करें कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अल्फा डायरेक्शन में है। तो देखो दोबारा मैं ले रहा हूं त्रिभुज ODB में, डायरेक्शन के लिए बच्चों क्या निकालते हैं, tan अल्फा, टेंजेंट निकालते हैं। तो tan क्या हो गया, BD अपॉन OD, लंब बटा आधार, BD अपॉन OD। तो यहां से बच्चों tan अल्फा की जो वैल्यू बनेगी, BD की वैल्यू हमारे पास है Q sin थीटा और OD कितना है, P प्लस Q cos थीटा। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, क्लियर। तो ये तो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, R इज इक्वल टू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और ये हो गई डायरेक्शन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। अल्फा और R, तो इसकी वैल्यू आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्वेश्चनों में काफी काम आएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां जो R है यह अल्फा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा भाई, थीटा पे डिपेंड करेगा। सपोज करो अगर आप कुछ केस हम लेके चले, देखो एक केस लेके चलें जो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। केस फर्स्ट, सपोज करो वेक्टर P इज
पैरेलल क्या है, वेक्टर क्यू, तो इनके मध्य एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो बताओ आर क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 क्या होता है बच्चों, 1, तो क्या बन गया ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, क्लियर। तो किसका होल स्क्वायर बन गया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्या है, अंडर रूट, यहां r इज इक्वल टू क्या हो जाता है, p प्लस क्यू, ठीक है। तो ध्यान रखें जब दो पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड वो क्या होता है, p प्लस क्यू। और बात करें डायरेक्शन की तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा की जगह क्या पुट कर दें, 0, तो सारा 0 हो जाएगा, साइन थीटा साइन 0 क्या होता है, 0, तो 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0, यानी अल्फा 0। तो कुछ इस तरह की कंडीशन हमारे पास है कि p वेक्टर q वेक्टर दोनों पैरेलल हो गए, थीटा कितना है, 0, तो r वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। जब दो पैरेलल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उसी डायरेक्शन में होता है जो गिवन आपके वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू एंड अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये पहला केस हमारा पैरेलल वेक्टर का कि p पैरेलल है q के, तो r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू और अल्फा क्या हो गया, 0। तो अल्फा के जो डायरेक्शन है वो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी।